स्टूडेंट, तो ये है अध्याय फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो चल रही थी विज्ञान विषय की, और ये है सामाजिक विज्ञान की हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें और किस किस के बारे में बताना है। जूसेपी मेजिनी, काउंट कैमिलो द काउर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जूसेपी मेजिनी कौन थे। तो जूसेपी मेजिनी इटली के क्रांतिकारी थे। कहाँ के क्रांतिकारी थे? इटली के। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। कौन से संगठन के बने थे? कार्बोनारी के गुप्त संगठन के। और 24 साल की युवावस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया, उन्हें बहिष्कृत किया गया। उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मरसोई में यंग इटली। यंग इटली कहाँ लागू किया? मरसई में, सॉरी मरसोई में। और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मेजिनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों में स्वप्न से रूढ़िवादियों को क्या किया? हटाया। अब देखिए ख वाला, काउंट केमिलो दी काउर, ये कौन थे? तो सार्डिनिया पीटमांड का मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। एकीकृत करने के लिए वह ना तो एक क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सोर्डिनिया पीटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सोर्डिनिया पीटमांड 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इससे इटली का उत्तरी भाग, जो ऑस्ट्रेलियाई हेब्स वर्गों के अधीन था, उसको क्या हुआ? मुक्ति मिली, मुक्त कराया था। किसने करवाया था? काउंट केमिलो दी कावूर ने। नेक्स्ट देखते हैं ग वाला, ये था यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए ग वाला प्रश्न था हमारे पास कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या था, तो इसके बारे में देखिए। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। यूनानियों ने संघर्ष आरंभ कर दिया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। क्या जुटाया उन्होंने? जनमत। अंततः 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या दे दी? मान्यता दे दी। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, घ वाला क्या था हमारे पास? ये था फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। 1848 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर, देखो ये किस शहर का नाम है, मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। एक संसद है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? सेंट पॉल चर्च में। इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ये हो गया घ वाला। और एक है हमारे पास महिलाओं की जो भूमिका बतानी थी, वो देखिए उदारवादी आंदोलन में। तो उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में क्या की? शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। किसको वंचित रखा गया था? महिलाओं को। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। मतलब वो केवल प्रेक्षक की भांति व्यवहार कर सकती थी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे? तो उन्होंने जो कदम उठाए थे वो कदम देखिए। पितृभूमि और नागरिक जैसे विकारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार, देखिए क्या कदम उठाया था कि सभी को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार मिले। एक नए फ्रांसीसी झंडे तिरंगे को चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की क्या ले ली थी? जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भू भाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। सभी के लिए कौन सा कानून बनाया? समान। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। वहीं राष्ट्र की भाषा बन गई। कौन सी? फ्रेंच राष्ट्र की भाषा बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मारियोन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो देखिए, मारियोन जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी राष्ट्र की महिला रूपक थी। कौन थी? महिलाएं। 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। मारियोन के चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। जैसे कि देखिए, मारियोन के जो चित्र थे वो थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। इसी तरह जर्मेनिया भी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत बलूत वृक्ष जो है वो जर्मन वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं, यह समझाइए, यह बताइए। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। कौन सी भावनाएं थी? राष्ट्रवादी भावनाएं। उन्होंने 1848 में उदारवादियों ने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा राष्ट्र निर्माण की यह पहल प्रशा की मदद से क्या कर दी गई थी? दबा दी गई थी। जैसा कि हमने नोट्स में भी देखा था, किसकी मदद से देखा था? पूरा की प्रशा की मदद से उन्होंने उसको दबा दिया था। बाद में प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रशा का प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क था, ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद के साथ वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में विजय प्राप्त की तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या कर दिया गया था? सम्राट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? नेपोलियन के बदलाव, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता, कब कौन सी को बोला जाता है? 1804 वाली को, के नाम से जाना जाता है, को लागू किया, जिसके तहत जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबर संपत्ति के अधिकार को क्या किया था? सुरक्षित बनाया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था समाप्त की, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से क्या की थी? मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार को क्या किया गया था? सुधार किया गया था। ये नेपोलियन के सुधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। तब वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से क्या कर दिया? जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के मांग के निर्माण की मांगों को क्या किया? आगे बढ़ाया। किसने किया था ये? उदारवादियों ने। आगे देखिए, इस आंदोलन में उदारवादियों ने राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी में जैसे संसदीय सिद्धांतों को आधार बनाया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देने, कोई से भी 3 उदाहरण देने। तो पोलैंड में पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। किसको देखी जाने लगी? पोलिश भाषा को। दूसरा, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र कर आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया, जिनसे अधिकांश निरक्षर थे। और तीसरा था, फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहां के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफी मदद मिली थी। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 2 देशों पर। तो 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया।
राष्ट्रवादियों ने प्राचीन यूनानी संस्कृति के समर्थकों के साथ मिलकर एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। किसके? मुस्लिम शासन के लिए, मुस्लिम शासन के खिलाफ। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की क्या मिल गई? मान्यता प्राप्त हो गई। नेक्स्ट देखिए, प्रशा के मंत्री प्रमुख कौन थे? ओटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। किसने करवाया था? इसी ने करवाया था। उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को हराकर जीत हासिल की और नए एकीकृत जर्मन राष्ट्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न है? तो ब्रिटेन का जो है वो यूरोप के इतिहास से किस प्रकार भिन्न है? तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में इस प्रकार भिन्न था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेनी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटेन जो था वो एक राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटिश द्वीप मुख्य रूप से 4 भागों में बटा था, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, तथा हर एक की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। अलग अलग लोग रहेंगे तो अलग अलग उनकी संस्कृति और परंपराएं रहेगी। आंग्ल राष्ट्र धन दौलत और सत्ता की वृद्धि के साथ साथ द्वीप के अन्य सभी राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीनकर एक राष्ट्र की स्थापना की। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब लागू हुआ था? 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो देखिए इसका मुख्य कारण, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मंटीनिग्रो आते थे। देखिए इनके नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा था। तो इसका मुख्य कारण पढ़ते, इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मुख्य उत्तर यहाँ से शुरू होता है। इन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से पुकारा जाता था। विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश के कारण बाल्कन क्षेत्र टकराव का क्षेत्र बन गया था। देखिए उनको स्लाव कह के बुलाया जाता था, तो ये उनकी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करता था। इस वजह से टकराव का क्या बन गया था? क्षेत्र। रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति विस्फोटक हो गई। साथ ही इन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच ताकत हथियाने के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी थी। यही बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सब हमने कंप्लीट कर लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के। इसके बाद हम भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। इसी प्रकार से हमने साइंस के भी नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर रखे हैं, वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें ताकि उनको भी इस फ्री क्लासेस का फायदा मिल सके।